एक सवाल है मेरे पास आपके लिए। और ये सवाल इतना आसान लगता है कि ज्यादातर लोग इसका जवाब दिए बिना ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। आज सुबह जब आपकी नींद खुली, जब अलार्म बजी या जब अपने आप आंख खुली, उस एक पल में सबसे क्या वो एक्साइटमेंट था कि आज कुछ खास होने वाला है? क्या वो ग्रैटिट्यूड था कि एक और दिन मिला? या वो था एक भारीपन, एक थकान जो रात की नींद के बाद भी नहीं गई थी, एक सोच कि फिर से वही दिन शुरू होने वाला है? अगर वो भारीपन था तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर वो एक्साइटमेंट था तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस एक चीज के बारे में जो आपकी हर सुबह को बदल सकती है, उस एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे दुनिया के सबसे खुश लोग, सबसे ज्यादा जीने वाले लोग अपनी जिंदगी का कोर बनाते हैं। उसका नाम है इकिगाई। ओकिनावा, जापान का एक छोटा सा द्वीप, प्रशांत महासागर में बसा, इतना शांत कि हवा को भी जल्दी नहीं होती। यहां की मिट्टी की एक अलग ही खुशबू है, यहां के लोगों की आंखों में एक अलग ही रोशनी है, और यहां कुछ ऐसा है जो दुनिया के किसी और कोने में इतना ज्यादा नहीं मिलता। 100 साल की उम्र के इंसान न सिर्फ जीते हैं बल्कि चलते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, प्यार करते हैं। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने दुनिया भर में कुछ ऐसी जगहें खोजी हैं जहां लोग सबसे ज्यादा और सबसे खुश जीते हैं। उन्होंने इन जगहों का नाम रखा ब्लू जोन्स, और ओकिनावा इनमें से एक है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्या है इन लोगों के पास? क्या ये उनका खाना है, उनका पानी है, उनका जेनेटिक्स है? रिसर्चर्स ने यही जानना चाहा, और जब वे ओकिनावा गए, जब उन्होंने वहां के 90, 95, 100 साल के लोगों से बात की, तो एक बात बार बार सामने आई, एक कॉमन फिलॉसफी, और उस फिलॉसफी का नाम था इकिगाई। आइए एक कहानी सुनते हैं, एक लड़के की कहानी। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन उत्तर भारत के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, मां घर संभालती थी। बचपन से एक ही बात सुनी उसने, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो, तब जिंदगी सेट हो जाएगी। अर्जुन ने यही किया। 12वीं में 88% आए, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, 4 साल पढ़ा, कैंपस प्लेसमेंट हुई, पैकेज था 8 लाख सालाना। घर में सेलिब्रेशन था, पड़ोसी तारीफ कर रहे थे, रिश्तेदार फोन कर रहे थे। और अर्जुन सोच रहा था, अब तो खुश हो जाना चाहिए, अब तो सैटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन कुछ था जो नहीं था। 6 महीने बाद अर्जुन ऑफिस जाता था, कंप्यूटर पर काम करता था, मीटिंग्स अटेंड करता था, एक्सेल शीट्स भरता था, और हर शाम 7 बजे घर लौटते वक्त मेट्रो में बैठे बैठे वो विंडो के बाहर देखता था। और उसके मन में एक ही सवाल आता था, क्या सिर्फ यही है? क्या यही है वो जिंदगी जिसके लिए इतने साल पढ़ा? वो थका हुआ नहीं था, बीमार नहीं था, उसके पास सब कुछ था जो होना चाहिए, जॉब, सैलरी, रिस्पेक्ट, फ्यूचर। लेकिन अंदर से एक खालीपन था, एक साइलेंस जो अनकंफर्टेबल था, एक फीलिंग कि कुछ मिसिंग है, लेकिन पता नहीं क्या। और फिर एक रात के 2 बज रहे थे। अर्जुन सो नहीं पा रहा था। वो फोन स्क्रॉल कर रहा था, जैसा हम सब करते हैं, बिना किसी पर्पस के। और तभी उसे एक आर्टिकल मिला। उसका टाइटल था द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे लगा कि कोई उसके बारे में ही लिख रहा है। उस आर्टिकल में एक वर्ड था, एक जापानीज वर्ड, जिसका मतलब था जीने का कारण, इकिगाई। तो इकिगाई है क्या? इकिगाई ये 2 जापानीज शब्दों से बना है। इकी यानी जीवन या जिंदगी, गाई यानी मूल्य या कारण। मिलाइए तो बनता है जीने का कारण। वो एक रीजन, वो एक पर्पस जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की एनर्जी देता है, जो आपको ये फील कराता है कि आज का दिन मैटर करता है। लेकिन इकिगाई कोई थ्योरी नहीं है, कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, जीने का एक तरीका। इकिगाई को समझने के लिए एक डायग्राम है, एक वेन डायग्राम, 4 ओवरलैपिंग सर्कल्स का, और इन चारों सर्कल्स के बीच में जो जगह है वही आपका इकिगाई है। पहला सर्कल है
जो आप लव करते हैं, वो काम, वो एक्टिविटी, वो मोमेंट जिसमें आप इतने डूब जाते हैं कि वक्त का पता नहीं चलता। जब आप ये करते हैं तो थकान नहीं होती। जब आप ये नहीं कर पाते तो कुछ मिस होता है। दूसरा सर्कल है जिसमें आप गुड हैं, वो स्किल, वो टैलेंट, वो नेचुरल एबिलिटी जो आपके अंदर है। हो सकता है वो लिखना हो सकता है वो सुनना हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना हो सकता है वो लोगों को हंसाना हो। तीसरा सर्कल है जिसकी दुनिया को नीड है, वो प्रॉब्लम, वो गैप, वो स्पेस जहां आपकी प्रेजेंस से कुछ बेहतर होता है, जहां आपकी एब्सेंस से कुछ मिसिंग लगता है। और चौथा सर्कल है जिससे आप अर्न कर सकते हैं, यानी जो सस्टेनेबल है, जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल रख सके। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास सिर्फ पहले तीन हैं, लव, स्किल और वर्ल्ड नीड्स, लेकिन कोई इनकम नहीं है, तो आप पैशनेट हैं बट ब्रोक। अगर आपके पास स्किल और इनकम है लेकिन आप लव नहीं करते उसे, तो आप सक्सेसफुल हैं बट एम्प्टी। अगर आपको इनकम और लव दोनों हैं लेकिन दुनिया को उसकी जरूरत नहीं, तो आप कंफर्टेबल हैं बट पर्पसलेस। लेकिन जब चारों सर्कल्स मिलते हैं, जब आप वो काम करते हैं जो आप लव करते हैं, जिसमें आप जेन्युइनली अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे आप जी सकते हैं, तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप जी रहे होते हैं पूरी तरह, हर दिन। लेकिन अर्जुन के पास ये सब नहीं था। उसके पास स्किल थी, इनकम थी, लेकिन वो लव नहीं था, वो पर्पस नहीं था। इसीलिए वो सक्सेसफुल होने के बाद भी खाली महसूस करता था। और शायद कहीं ना कहीं आप भी यही फील करते हो। अगर हां, तो चलिए अर्जुन के साथ आगे बढ़ते हैं। उस रात के बाद अर्जुन बदल गया। नहीं, ये एक फिल्मी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं था, बस एक छोटी सी शिफ्ट थी। उसने डिसाइड किया कि वो खुद से कुछ सवाल पूछेगा। पहला सवाल, मुझे सच में क्या करना अच्छा लगता है? उसने सोचा, और जो पहला जवाब आया वो था लिखना। बचपन में वो स्टोरीज लिखता था। कॉलेज में उसने एक ब्लॉग शुरू किया था जो कभी पब्लिश नहीं हुई। ऑफिस में वो अपने कॉलीग्स के ईमेल्स अक्सर एडिट करता था। लिखना, पहला जवाब। दूसरा सवाल, मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूं? उसने अपने मैनेजर्स की फीडबैक याद की। अर्जुन, तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। अर्जुन, तुम कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपली एक्सप्लेन कर लेते हो। कम्युनिकेशन, दूसरा जवाब। तीसरा सवाल, मैं किस तरह लोगों की मदद कर सकता हूं? उसने अपने दोस्तों के बारे में सोचा। जब भी कोई फ्रस्ट्रेटेड होता था, अर्जुन से बात करने के बाद बेटर फील करता था। जब भी किसी को करियर कंफ्यूजन होती थी, अर्जुन से गाइडेंस मांगते थे। लोगों को क्लैरिटी देना, तीसरा जवाब। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अर्जुन के सामने एक तस्वीर बनने लगी। वो लिखना चाहता था, वो कम्युनिकेट करने में नेचुरली अच्छा था, वो लोगों को हेल्प करना चाहता था। और एक दिन उसने सोचा कि क्या होगा अगर मैं ये सब कंबाइन करूं? क्या होगा अगर मैं उन लोगों के लिए लिखूं जो एग्जैक्टली वहां है जहां मैं 2 साल पहले था, जो सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन अंदर से लॉस्ट हैं। वो था अर्जुन का इकिगाई। अभी पूरा नहीं बना था, लेकिन एक डायरेक्शन मिल गई थी। और कभी-कभी सिर्फ एक डायरेक्शन ही काफी होती है। लेकिन इकिगाई सिर्फ ये 4 सर्कल्स नहीं है। ओकिनावा के लोगों के जीवन में और भी बहुत कुछ है। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिन्हें वे नेचुरली जीते हैं। आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी लेसन, जब आपके पास क्यों होता है तो कैसे खुद ब खुद मिल जाता है। फ्रीडरिक नीत्शे ने कहा था, ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जिसके पास जीने का कारण है वो किसी भी तरह की तकलीफ झेल सकता है। जापानीज में एक शब्द है, नाना कोरोबी या ओकी। इसका मतलब है 7 बार गिरो, 8वीं बार उठो। लेकिन ये रेजिलियंस तब पॉसिबल है जब आपके पास उठने का कोई रीजन हो। ओकिनावा में एक 102 साल की दादी थी। उनसे पूछा गया, आपकी लंबी उम्र का राज क्या है? उन्होंने कहा, मेरा पर्पस। हर सुबह मैं उठती हूं क्योंकि मुझे अपनी बगिया में काम करना है। मेरे पौधों को मेरी जरूरत है। उनका इकिगाई था उनकी बगिया। एक 102 साल की औरत को हर सुबह उठने का रीजन था। क्या आपके पास है? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो रुकना नहीं जानती। फास्टर, मोर, नाउ। हर ऐप हमें जल्दी करने के लिए डिजाइन किया गया है। हर नोटिफिकेशन हमें अभी रिएक्ट करने के लिए पुश करती है। लेकिन ओकिनावा में लोग अलग तरह से जीते हैं। जब वे खाना बनाते हैं तो वे खाना बनाते हैं। जब वे चलते हैं तो वे चलते हैं। जब वे किसी से मिलते हैं तो वे सच में मिलते हैं। फोन नहीं,
डिस्ट्रैक्शन नहीं, हाफ प्रेजेंस नहीं। जापानीज में एक कॉन्सेप्ट है माँ। माँ यानी स्पेस, गैप, खाली जगह। म्यूजिक में नोट्स के बीच की साइलेंस, कॉन्वर्जेशन में वर्ड्स के बीच का पॉज। और ओकिनावा के लोग अपनी जिंदगी में माँ रखते हैं। वे हर मोमेंट को ब्रीथ करने का स्पेस देते हैं। आखिरी बार आपने बिना फोन के खाना खाया था। आखिरी बार आपने सिर्फ बैठकर कुछ नहीं किया था। शायद यही आपका अगला एक्सपेरिमेंट हो। ओकिनावा में खाने से पहले एक फ्रेज बोली जाती है, हरा हाची बू। इसका मतलब है पेट को 80% तक भरो, यानी थोड़ा सा रुको उस मोमेंट से पहले जब आप पूरी तरह भर जाते हो। साइंस इसे कंफर्म करती है। हमारे ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं कि पेट भर गया है। तो जब तक सिग्नल आता है हम ऑलरेडी ओवर ईटन कर चुके होते हैं। लेकिन ये सिर्फ खाने का रूल नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। हर चीज में 20% स्पेस रखो। काम में एग्जॉशन तक मत जाओ, रिलेशनशिप्स में पोजेसिव मत बनो, एम्बिशन में ग्रीड मत आने दो। बैलेंस हर चीज में। ओकिनावा के लोग इसे इंट्यूटिवली जीते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की, 80 सालों तक हंड्रेड्स ऑफ पीपल को ट्रैक किया और उन्होंने पूछा लोगों को किस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। जवाब था रिलेशनशिप्स। पैसा नहीं, फेम नहीं, सक्सेस नहीं, क्लोज वार्म रिलेशनशिप्स। ओकिनावा में एक ट्रेडिशन है मोआई। ये एक ग्रुप है लगभग 5 लोगों का जो बचपन से साथ बड़े होते हैं। वे हर हफ्ते मिलते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं, मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, अच्छे वक्त में सेलिब्रेट करते हैं। और इस ट्रेडिशन के कारण वहां के लोग अकेलेपन से नहीं मरते। आज हम जी रहे हैं 1000 सोशल मीडिया फ्रेंड्स के साथ, लेकिन 3 बजे रात को जब सच में कुछ बुरा हो, कितने लोग हैं जिन्हें आप कॉल कर सकते हैं? वही आपका मोआई है। उसे बिल्ड करो, उसे नर्चर करो। वो आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, उनके पास फैंसी वर्कआउट रूटीन्स नहीं है, प्रोटीन शेक्स नहीं है, लेकिन वे एक्टिव रहते हैं। वे हर दिन चलते हैं, अपना गार्डन खुद देखते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। उनके लिए मूवमेंट जिंदगी का हिस्सा है, परफॉर्मेंस नहीं। हम सोचते हैं 1 घंटे जिम जाना ही एक्सरसाइज है, लेकिन असली हेल्थ वो है जब आपका पूरा दिन मूवमेंट से भरा हो। छोटे छोटे मूवमेंट्स, कंसिस्टेंट, नेचुरल, जॉयफुल। वो 10,000 स्टेप्स जो हम कभी नहीं लेते, ओकिनावा के बुजुर्ग रोज लेते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। ओकिनावा में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये शॉकिंग लग सकता है, लेकिन सुनिए क्यों। जब आप रिटायर करते हो तो आप सिर्फ काम नहीं छोड़ते, आप पर्पस छोड़ देते हो, आप स्ट्रक्चर छोड़ देते हो, आप कंट्रीब्यूशन छोड़ देते हो। और रिसर्च कहती है ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के 1-2 साल के अंदर फिजिकली और मेंटली डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं। ओकिनावा में एक 90 साल के कारपेंटर हैं। वो आज भी कुर्सियां बनाते हैं, रोज 4 घंटे, धीरे धीरे। उनके हाथ थोड़े कांपते हैं, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल नहीं कांपती। उनसे पूछा, काम क्यों करते हो? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं एग्जिस्ट करना चाहता हूं, सरवाइव नहीं। आपका काम, चाहे वो कुछ भी हो, आपको एक रीजन देता है। उसे मत छोड़ो, इवॉल्व करो, चेंज करो, लेकिन कंट्रीब्यूट करते रहो। साइकोलॉजिस्ट मिहाई सिक्सेंथ-मिहाइली ने एक कॉन्सेप्ट दिया, फ्लो। वो स्टेट जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हो कि वक्त रुक जाता है, हंगर नहीं लगती, फटीग नहीं होती, सिर्फ वो काम होता है। मिहाली ने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को स्टडी किया, आर्टिस्ट्स, एथलीट्स, म्यूजिशियंस, सर्जन्स, कोडर्स, और उन्होंने पाया सबसे बड़ी खुशी प्लेजर में नहीं है, सबसे बड़ी खुशी फ्लो में है। जब आप किसी चैलेंजिंग काम में कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड होते हो, वो काम जो बहुत आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं, वो स्वीट स्पॉट। जब आपका काम आपका पर्पस होता है तो फ्लो नेचुरली आता है। और आखिरी लेसन, शायद सबसे कठिन। ओकिनावा के लोगों में एक क्वालिटी है, एक्सेप्टेंस। वे लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं नांकुरु नाइसा। ये ओकिनावन फ्रेज है। इसका मतलब है सब ठीक हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब पैसिव हो जाना नहीं है। इसका मतलब है जो बदल सकते हो बदलो, जो नहीं बदल सकते उसे पीस के साथ एक्सेप्ट करो। स्टोइक्स ने इसे कहा है अमोर फाती, अपने फेट से प्यार करो। हर एक्सपीरियंस को, अच्छा या बुरा, एक टीचर की तरह देखो। कंट्रोल करने की कोशिश से स्ट्रेस आता है, एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिस से पीस आती है, और पीस से इकिगाई को फाइंड करने की क्लैरिटी आती है। अर्जुन ने ये सब स्लोली सीखा, वीक्स में, मंथ्स में। उसने ऑफिस नहीं छोड़ी,
एक दिन में ड्रामेटिक डिसीजन नहीं लिया। उसने शुरुआत की रात को 1 घंटे लिखने से, पहले खुद के लिए, फिर एक ब्लॉग के लिए। पहले 6 महीने कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन अर्जुन लिखता रहा क्योंकि राइटिंग में उसे फ्लो मिलती थी, उसे पर्पस मिलता था। एक दिन उसे एक मैसेज आया, एक लड़के का, जिसने उसका आर्टिकल पढ़ा था। उसने लिखा था, भाई एग्जैक्टली यही फील होता था मुझे भी, आज थोड़ा बेटर लगा, थैंक यू। अर्जुन ने वो मैसेज 10 बार पढ़ा और उसकी आंखें भर आईं। उस रात उसे समझ आया कि इकिगाई कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इकिगाई एक फीलिंग है जो तब आती है जब आपका काम किसी और की जिंदगी को टच करता है। आज अर्जुन की कहानी वो नहीं है जो बॉलीवुड में होती है। वो रातों रात फेमस नहीं हुआ, करोड़पति नहीं बना, लेकिन हर सुबह जब अलार्म बजती है वो उठता है, एक्साइटेड, प्रेजेंट, पर्पसफुल। उसे अपना इकिगाई मिल गया। अब एक सवाल आपके लिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपको पैसे की जरूरत नहीं है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई जज नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे? वो जवाब आपके इकिगाई की शुरुआत है। लेकिन सुनिए, इकिगाई ढूंढना एक रात का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है। आपको सब कुछ एक साथ फिगर आउट नहीं करना है, बस एक छोटा सा कदम उठाइए। आज रात एक नोटबुक निकालिए और लिखिए 5 चीजें जो आपको सच में अच्छी लगती हैं, 5 चीजें जिनमें आप नेचुरली अच्छे हैं, 5 तरीके जिनसे आप किसी की मदद कर सकते हैं। बस यही, आज रात बस यही। ओकिनावा के लोगों से एक जर्नलिस्ट ने पूछा था, आप इतने खुश कैसे हैं? एक 94 साल की दादी ने जवाब दिया, हम जानते हैं कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, हम जानते हैं कि दर्द आता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम यहां हैं इसके लिए यानी उनके पर्पस के लिए, उनके इकिगाई के लिए। आप यहां हैं आज इस पल में, और इस जिंदगी में आपका कोई रीजन है, कोई पर्पस है, एक इकिगाई है जो सिर्फ आपका है। शायद आपको वो अभी पता है, शायद नहीं पता, लेकिन उसे ढूंढना शुरू करो आज, इसी पल से। क्योंकि एक दिन आएगा जब आप सुबह उठेंगे और पहला ख्याल जो आएगा वो भारीपन नहीं होगा, वो एक्साइटमेंट होगा। और उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना इकिगाई मिल गया। इस वीडियो ने आपको कुछ फील कराया तो एक काम करिए, कमेंट में लिखिए बस एक वर्ड, वो एक वर्ड जो आपके इकिगाई की शुरुआत हो सकती है। राइट, टीच, कुक, बिल्ड, हील, कुछ भी लिखिए, क्योंकि जब आप किसी को बताते हो तो वो रियल हो जाता है। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम यहां बात करते हैं उन चीजों की जो मैटर करती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और थोड़ा रुककर खुद से जरूर पूछिए, मेरा इकिगाई क्या है?